दोस्तों आज की वीडियो में हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान इतिहास का चैप्टर नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले इस चैप्टर की 2 वीडियो बन चुकी है, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जहां से जाकर के आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये पार्ट नंबर 3 है इसी चैप्टर का, जिसके अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और बहुत ही ईजी सा टॉपिक है। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है ये पाठगत प्रश्न है, जो कि लेसन के अंदर पूछे गए हैं, और लेसन के जो लास्ट में पूछे गए प्रश्न है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि आपके मत से लोग तंजावुर को एक महानगर क्यों कहा करते थे। पेज नंबर 76 पे है। आप जब बुक के अंदर देखेंगे तो 76 नंबर पेज पे ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए, तंजावुर लोग जो थे वो चोल राजाओं की राजधानी थी, जिसे तंजौर या तंजावुर कहते थे। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती थी। यानी इस नगर में कौन सी नदी बहती थी? कावेरी नदी। इस नगर में सुंदर और भव्य कई ऐतिहासिक इमारतें भी थी, कई राजमहल थे जिनमें कई मंडप बने हुए थे। राजा इन मंडपों में अपना दरबार लगाते थे, और नगरें उन बाज़ारों की हलचल से भरा हुआ था। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए, तंजावुर को एक महानगर इसलिए बोला जाता है, एक तो सबसे पहला तो ये कावेरी नदी के किनारे पर था, यानी कि कावेरी नदी बहती थी। दूसरा, यहाँ पर कुछ बहुत सारी सुंदर इमारतें, भवन निर्माण कार्य जारी बनाया गया था। राजा मंडप पे बैठते थे, तो ये और जो बाज़ारें थी उसमें बहुत ज़्यादा उस समय हलचल रहती थी। इन सभी कारणों के कारण ही तंजावुर को एक महानगर कहा गया है। फिर देखिए, आपके विचार इस प्रविधि के प्रयोग लुप्त मोम तकनीक से क्या क्या लाभ थे। पेज नंबर 77 पे है। लुप्त मोम तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई गई, चिकनी मिट्टी की पूरी तरह लेप कर सूखने के लिए छोड़ दिया। तो यानी इस तकनीक के बारे में बताना है, लुप्त मोम तकनीक। जब वो पूरी तरह सूख जाती थी, गर्म किया जाता था। मिट्टी के एक आवरण से छोटा सा छेद करके छेद के रास्ते पिघला हुआ मोम निकाल दिया जाता था, जैसा कि हमने बुक में पढ़ा था, एक चित्र भी दिखाया गया था। फिर चिकनी मिट्टी के खाले सांचे से उसे छेद कर रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। धातु जब ठंडी होकर ठोस बन जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था, और इस विधि से किसी भी प्रतिमा को सस्ता और सुंदर बनाया जा सकता था। यानी वो दिखने में बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनती थी। इस प्रतिमा में काफ़ी चमक होती थी। प्रतिमा मिट्टी और मोम से बनने होने के बावजूद भी काफ़ी कठोर होती थी, यानी मजबूत होती थी। आप बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। इन्हें कौन इकट्ठा करता था, किस प्रकार वसूल किए जाते थे, और उनका प्रयोग किस काम के लिए होता था। पेज 79 के अंदर ये क्वेश्चन है। तो देखिए, बाजार में लगने वाले बिक्री कर हैं, और इन्हें सरकार के आयकर जो विभाग है, इनकम टैक्स विभाग जिसे कहते हैं, उसके द्वारा कर्मचारी वसूल किया करते थे। ये कर विक्रेताओं से वसूल करते हैं, जो यानी कि वस्तुओं का विक्रय करते हैं, बेचते हैं वस्तुओं को, उनसे बाज़ार में ये टैक्स वसूल किए जाते हैं। उन करों का प्रयोग प्रशासनिक कार्य, विकास कार्य, लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए किया जाता है। यानी इन करों को इकट्ठा कर करके जनता के भलाई के लिए ही, यानी जनता के भलाई के लिए ही इन पैसों का यूज़ किया जाता था। फिर देखिए, आपके विचार से हम्पी जो नगर थे वो किलेबंद क्यों था। पेज नंबर 83। हम्पी नगर जो था विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य राजधानी होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से नगर को किलेबंद किया गया। यानी किलेबंद करने का कारण था कि नगर की सुरक्षा, जिससे कि बाहर के जो लोग थे, बाहरी जो आक्रमणकारी होते थे, वो आक्रमण न कर दें, उनकी सुरक्षा के लिए, यानी उनसे सुरक्षा के लिए किले को, हम्पी नगर को किलेबंद किया गया था। अंग्रेज व हॉलैंड वासियों ने मसूलीपट्टनम में अपनी बस्तियां बसाने का निर्णय क्यों किया। पेज नंबर 85। तो मसूलीपट्टनम जो था समुद्र के किनारे बसा हुआ था, और वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है। मछुआरे रहते थे। धीरे धीरे व्यापारी लोग भी यहाँ आकर रहने लगे। व्यापारी लोगों का दूसरे देशों से व्यापार होता रहता था। इंग्लैंड व हॉलैंड के निवासी आते जाते रहते थे। वे यहाँ पर रुकते भी थे, और जहाज़ों के लिए लंगर डालने की व्यवस्था हो गई, यानी जहाज़ यहाँ ठहरते थे। और व्यापारिक सुविधाओं के कारण अंग्रेजों और हॉलैंड वासियों ने मसूलीपट्टनम में अपनी बस्तियां बसाने का निर्णय किया, क्योंकि यहाँ पर एक तो जहाज़ों की व्यवस्था थी, समुद्र के किनारे था, और व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध होने के कारण, यानी कि बहुत अच्छा होने के कारण, अंग्रेज़ों और जो हॉलैंड वासी थे उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियाँ यहाँ बसाई थी, यानी वो यहाँ रहने लगे थे। फिर देखिए, ये है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। वो तो पाठ्य पुस्तक के अंदर के प्रश्न थे। राजराजेश्वर जो मंदिर था राजराज प्रथम ने बनाया था 11वीं सदी के अंदर। और फिर है दूसरा कि अजमेर सूफी संत जो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से संबंधित हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी।
हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम पर अपनी बस्ती बनाई। क्या सही क्या गलत? हम राजेश्वर मंदिर यानी राजराजेश्वर मंदिर के मूर्तिकार का एक नाम शिलालेख से जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। सौदागर लोग काफिलों में यात्रा करने की बजाय अकेले यात्रा करना अधिक पसंद करते नहीं। वो जो सौदागर होते थे वो काफिलों में यात्रा करते थे, अकेले कभी भी नहीं जाते थे, क्योंकि उनको हमेशा खतरा बना रहता था, यानी कि लूटपाट का खतरा उनको हमेशा बना रहता, इसलिए वो काफिलों में यानी समुदाय में इकट्ठे होकर के यात्रा किया करते थे। काबुल हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। गलत। उस समय कलिंग जो था वो हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था, काबुल नहीं था। सूरत बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन था। बिल्कुल गलत। बंगाल की खाड़ी में नहीं, अरब सागर में स्थित था। तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कैसे की जाती थी? तो नगर को जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों के द्वारा की जाती थी। मद्रास जैसे नगरों में स्थित ब्लैक टाउन्स में कौन रहता था? तो देखिए, ब्लैक टाउन्स यानी कि नाम ही जिस प्रकार से, एक ब्लैक का मतलब काले, टाउन्स का मतलब कस्बा, काला कस्बा, उसमें भारत के व्यापारी, शिल्पकार, मजदूर, अन्य क्षेत्रों से काम करने वाले मजदूर, कर्मचारी रहते थे। आपके विचार से मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए? मंदिरों के आसपास नगरों के विकसित होने का कारण क्या था? पहला था कि मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारी में लगाते थे, यानी जो मंदिर के पुजारी होते थे वो मंदिर का जो भी धन आता था उसको व्यापारी कार्यों में लगा दिया करते थे। धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर और उसके दार्शनिक और तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बस गए, यानी मंदिर की जितनी भी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए थी, इसलिए वो सभी के सभी मंदिर के आसपास बस गए। मंदिर के जो दर्शनार्थी थे, दर्शन करने आते थे, दान दक्षिणा दिया करते थे, राजा द्वारा भूमि भी दी जाती थी, अनुदान भी देते थे, यानी मंदिर के लिए कुछ भेंट भी दी जाती थी, और इससे मंदिर के पुजारियों की आजीविका चलती थी, यानी रोजी रोटी मंदिर के पुजारियों की इसी प्रकार से चलती थी। तीर्थयात्रियों और पुरोहित पंडितों को मंदिर प्रशासन द्वारा भोजन भी करवाया जाता था, और जिससे मंदिर के पास साधु संत और पुरोहित पंडित जो थे उनके रहने की व्यवस्था थी। तो इस कारण से मंदिरों के आसपास नगर विकसित हो गए, क्योंकि मंदिर के आसपास सभी सुविधाएं विकसित थी। फिर देखिए, मंदिरों के निर्माण रख रखाव के लिए शिल्पीजन कितने महत्वपूर्ण थे? तो सबसे पहला है कि मंदिरों के निर्माण के लिए शिल्पी काफ़ी महत्वपूर्ण थे। शिल्पियों में सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री बड़े ही शामिल होते थे। शिल्पकार मंदिरों को सुंदर बनाने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, यानी कि शिल्पकार जो थे मंदिरों को सुंदर बनाने में, यानी कि उनकी नक्काशी करने में, उनको एक नया स्वरूप देने में, आकार देने में शिल्पकार काफ़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करते थे। शिल्पकार ही मंदिरों के विभिन्न भागों को निर्मित किया करते थे। मंदिरों को कलात्मक रूप से सजाने का कार्य शिल्पकार करते थे, इसलिए शिल्पकार महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंदिरों को सजाना, उनकी रख रखाव और उनको उनकी संरचना तैयार करना, उनको आकार देना, क्या क्या चीज़ें मंदिर में होनी चाहिए, सब एक शिल्पकार ही करता था, इसलिए शिल्पी जन जो थे महत्वपूर्ण हो गए थे। लोग दूर दूर तक के देशों और प्रदेशों से सूरत क्यों आते जाते थे? तो देखिए, सूरत उस समय एक व्यापारी केंद्र था, बहुत फेमस था, और व्यापार की दृष्टि से समुद्र के किनारे भी था, जहाज़ों का आवागमन होता था, इसी कारण से। फिर भी अपने पढ़ लेते हैं। देखिए, सूरत जो था अरब सागर के तट पर स्थित एक बंदरगाह था, जहाँ से पश्चिमी एशिया के देशों से व्यापार होता था। सूरत का मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाँ से यहीं रवाना होते थे, यानी कि हज जाने के लिए, मक्का जाने के लिए, हज की यात्रा के लिए इसी स्थान से जहाज़ के द्वारा जाया जाता था। सूरत शिल्प उद्योग का प्रमुख केंद्र था, काफ़ी संख्या में लोगों को रोज़गार मिला हुआ था, यानी ये उस समय एक व्यापारिक नगर था, और कई वस्तुओं के थोक और फुटकर बाजार भी थे, यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि एक तो समुद्र के किनारे था, व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध होने के कारण यहाँ पर लोग बसे हुए थे और लोग दूर दूर से आते थे। फिर देखिए, कलकत्ता जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन तंजावुर जैसे नगरों के शिल्प उत्पादन से किस प्रकार से अलग था, यानी कलकत्ता के नगर और तंजावुर के नगर किस प्रकार से आपस में अलग थे। तंजावुर कलकत्ता से पहले का विकसित नगर है, यानी कलकत्ता बाद में बना, तंजौर पहले बना, इसलिए तंजावुर में शिल्प का उत्पादन कलकत्ता से पहले शुरू हो गया था। दोनों नगरों में शिल्प उत्पादन में काफ़ी भिन्नता थी। देखिए, कलकत्ता में शिल्प उत्पादन सूती, रेशमी और जूट उत्पादन तक ही सीमित था, यानी इन्हीं चीज़ों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता। सूती कपड़े, रेशमी और जूट से रस्सियाँ बनाई जाती हैं, तो इन्हीं चीज़ों का उत्पादन होता था। लेकिन तंजावुर जो था वहाँ सूती वस्त्रों के अतिरिक्त कांसे की मूर्तियाँ बनती थी, धातु के दीपदान बनते थे, मंदिरों के घंटे बनते थे, आभूषण बनते थे, ये बहुत ही बड़े पैमाने पर होता था, इसलिए तंजावुर एक मंदिर नगर भी था। फिर देखिए कि इस अध्याय में वर्णित किसी एक नगर की तुलना आप अपने परिचित कस्बे या गांव से करें। क्या दोनों के बीच कोई
अंतर है। तो देखिए सूरत और इधर एक बिहार का नगर है, टेकरी या टेकारी बोलते हैं, गया में है। तो सूरत एक व्यापारिक नगर था, यहाँ पर लोगों को अधिकांश वस्तुएं प्राप्त होती थी। सूरत एक महानगर था, आबादी 28 लाख थी। सूरत औद्योगिक प्रशासनिक व्यापारिक नगर से बहुत विकसित था उस समय। टेकारी एक छोटा सा कस्बा है, ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, आबादी 20,000 से कम है और ग्रामीण क्षेत्र का एक प्रखंड है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। सौदागरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, आपके विचार से वैसी कुछ समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। तो देखिए सौदागरों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। पहली है, व्यापारियों को अपने राज्यों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था। यानी व्यापारी जो होते थे, व्यापार करने के लिए जब जाते थे तो उनके पास बहुत सारे पैसे होते थे, लेकिन उनका जो रास्ता था किसी भी राज्य में जाने के लिए जंगल आते थे और जंगल में लुटेरों का खौफ रहता था, उन्हें इसलिए एक समुदाय में होकर के जाना पड़ता था। यानी वो काफिलों में यात्रा करते थे। सौदागर अपने हितों की रक्षा के लिए गिल्ड बनाते थे, संगठन बनाते थे, विभिन्न प्रकार के टैक्स चुकाते थे। प्राचीन व मध्यकाल में यातायात के रूप में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, नावें आदि प्रमुख थे। उस समय यही चीज़ें थी। यातायात के साधन भी पर्याप्त थे। फिर देखिए वर्तमान समय में सौदागरों को व्यापार संघ बनाने पड़ते हैं, विभिन्न कर चुकाने पड़ते हैं, व्यापार के लिए दूर दूर तक यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। और इसके बाद ये हमारे काम के नहीं हैं, आइए करके देखें, ये कोई हमारे काम के नहीं हैं और इसके बाद तो है ही नहीं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट और आपकी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसी के साथ ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स भी करें। और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।